Good morning, friends. A very important advice to a businessman, an organization, a company. Never ever chase profits. Never ever chase profits. Chase only one thing, that is consumer satisfaction. If you deliver consumer satisfaction, that is all the factors which affect valuation of goodwill. कल हमने बात की थी गुडविल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, रेगुलर सप्लाई, आफ्टर सेल्स सर्विस, लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, behavior of management, honesty, law obedience, that is obedience for law and order in your country. जब इतनी सारी चीज़ें एक व्यापारी में, एक ट्रेडर में, एक मैन्युफैक्चरर में, एक प्रोड्यूसर में, एक बिजनेसमैन में आएंगी, ऑटोमेटिकली ग्राहक के अंदर उसका विश्वास बढ़ जाएगा. और जब यकीन मानिए आप और हम सभी जानते हैं, हम जब भी प्रोडक्ट कोई शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में तो क्या ख्याल रखते हैं. हम सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ उस दुकान की प्रतिष्ठा कैसी है, उस पे हमारा भरोसा कितना है, इस पे ध्यान देते हैं. थोड़ा बहुत भाव ऊपर नीचे चलता है, मगर हमें चीज़ सही चाहिए, ईमानदारी चाहिए, व्यवहार अच्छा चाहिए. यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुडविल की. तो अगर आपने गुडविल बनाने पे ध्यान दे लिया तो ये तो सिंपल सी बात वैसी है कि अच्छा बोलो 2-3 साल, बहुत बढ़िया फसल काटोगे पूरे जीवन. Right? It is the beginning which has to be right. Other things will be taken care of automatically. कल हमने बात की गुडविल के वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं उनकी लिस्ट बनाई थी. उसमें सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. मैंने आपको कहा था goodwill and profit are directly proportionate. Goodwill and profit are directly proportionate. प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल ज़्यादा होगी. प्रॉफिट कम होगा, मतलब गुडविल कम हो रही कहीं ना कहीं. अलग कारण भी हो सकते हैं, मगर आमतौर पे तो ऐसे कनेक्ट करके देखा जा सकता है. फॉर्मूला क्या है? अच्छा, इसके अंदर भी दो मेथड्स है. एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज प्रॉफिट में वेट्स का कोई काम नहीं रहता, तो यहां पर इसको सिंपल नाम दे दिया, यानी साधारण एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ. एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है औसत लाभ, साधारण औसत लाभ विधि. इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है. दो वेरिएबल हैं बस. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. राइट बेटा, क्या लिखोगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. अब देखो यहां पर गुडविल निकालने के लिए दो वेरिएबल का आपस में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. कौन से दो वेरिएबल हैं? पहला एवरेज प्रॉफिट. आओ सीखें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा. एवरेज प्रॉफिट को मैंने लिख दिया एपी. एपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? टोटल प्रॉफिट divided by number of years.
यानी कि मान लीजिए आपको दिया है 2018 का प्रॉफिट, 2019 का प्रॉफिट, 2020 का प्रॉफिट और 2021 का प्रॉफिट। ये 4 साल के बिजनेस के प्रॉफिट्स लॉसेस आपको दिए हैं, बीच में लॉस भी हो सकते। इस तरह से अगर आपको दिया है, आपको कहा प्रॉफिट नंबर 1 70,000, प्रॉफिट नंबर 2 1,40,000, प्रॉफिट नंबर 3 1,50,000, राइट। 70, 140 एंड 150। और एक प्रॉफिट दिया है आपको और मान लीजिए 90,000। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 इन तीनों का एडिशन करेंगे, जिसको हम नाम देंगे टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स 70 प्लस 140 210, 210 प्लस 150 360, 360 प्लस 90 4,50,000। ये आ गया बेटा सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। मैंने कुछ नहीं किया, 1 2 3 4 चारों को जोड़ दिया। कितनी आइटम जोड़ी मैंने, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। एवरेज का रूल है, ये मीन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है। क्या रूल है उसका, जितने वेरिएबल दिए हैं उन वेरिएबल्स को ऐड कर लिया जाए और जितने टर्म्स हैं उनको उससे डिवाइड कर दिया जाए। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500। कुछ बात समझ आई, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, यानी ये हमारा वेरिएबल नंबर 1 हाजिर है। रही बात वेरिएबल नंबर 2 की, नंबर ऑफ परचेजियर्स, तो ध्यान रखें ये क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, आपको ऐसे दिया जाएगा, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज। कैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। समझ रहे हैं आप, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज। 2 years परचेज यानी ये सेकंड ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं, सामने वाला कह रहा है एवरेज प्रॉफिट के 2 साल के बराबर, क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ये एनुअल आ रहा है, पर एनम 1,12,500 इज द एवरेज प्रॉफिट पर एनम, यानी हर साल का प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर 1,12,500। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, 2,25,000 आ गई फर्म की गुडविल की वैल्यू। गुडविल, ये आंसर बन गया बेटा आपका। तो क्या बताया आपको, 2 वेरिएबल्स, एवरेज प्रॉफिट इस तरह से निकालना, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन रहेगा। गिवन तो रहेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये पता है आपको। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स मीन्स दैट ड्यूरेशन फॉर विच बायर परचेजेस सेलर्स प्रॉफिट। मतलब द ड्यूरेशन फॉर विच परचेजर इज परचेजिंग सेलर्स प्रॉफिट। ये कब होता है, जब हम परचेज्ड गुडविल की बात करते हैं। परचेज्ड गुडविल मतलब जब हम किसी की बनी बनाई गुडविल खरीदना चाहते हैं, उसका ब्रांड नेम हायर करना चाहते हैं, उसका जो मार्केट रेप्यूटेशन है उसको यूज़ करके हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। जैसे किसी की फ्रेंचाइजी लेना, चेन रेस्टोरेंट्स और चेन ऑफ होटल्स या चेन ऑफ शॉप्स खोलना,
राइट। तो जब आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, एजेंसी लेते हैं, डीलरशिप लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो आप ध्यान रखें आपको पर्सनली ज़्यादा मेहनत नहीं करना होती। जो भी मेहनत करनी है वो ऑलरेडी उस ब्रांड ने की हुई है, आपको सिर्फ जाके सेटअप लगाना है, वो जो नॉर्म्स बता रहा है उनको फॉलो करना है, आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बनाए हुए नाम को अपने लिए वापरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नया स्टार्टअप लेके नहीं आ रहे हैं, आप रेडीमेड बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं या रेडीमेड बिजनेस का नाम हायर कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप उससे कितने साल का एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो जब मान लीजिए हमने कहा कि हम आपके नाम का इस्तेमाल 2 साल के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो परचेजर है, जैसे मैं खरीद रहा हूँ, मैं किसी की गुडविल खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आपका नाम मुझे 2 साल के लिए उधार दे दीजिए। 2 साल तक आपके नाम के जो प्रॉफिट आएंगे, राइट, उसके बराबर का पैसा मैं आपको देने को तैयार हूं। 2 years परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 2। दिस इज बेसिकली द टाइम फॉर विच परचेजर परचेजेज सेलर्स नेम, यानी खरीदार बेचने वाले का नाम कितने टाइम के लिए हायर कर रहा है, वो टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सर्वे से कैलकुलेट होता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू कैलकुलेट दिस इनसाइड द क्लासरूम विद इन द 4 walls एंड अ कॉमन रूफ। देयरफॉर ये आपको गिवन रहेगा। इसको निकालने का कोई मेथड नहीं है, इसको निकालने का एकमात्र मेथड है मार्केट सर्वे। तो जब मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, तो जब उसने भी स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं संघर्ष किया होगा, 0 से स्टार्ट किया होगा, तो उसको एक मुकाम तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मुझे उस मुकाम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आई वांट हिज सपोर्ट। सो आई वांट हिज सपोर्ट से फॉर 2 years, सो मल्टीप्लाइड बाय 2। सपोज क्वेश्चन में कहा है परचेज गुडविल फॉर 3 years, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 337,500 आ जाएगा। मतलब आपके लिए खास बात क्या है, खास बात है एवरेज प्रॉफिट निकाल। अब कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि एक आधा प्रॉफिट माइनस में दिया हो, यानी कि लॉस हो। अगर लॉस है तो क्या करोगे, 1 2 3 4 4 टर्म आपको जोड़नी है, मगर एक नेगेटिव टर्म है। तो देखिए 70, 2 20, 3 10, माइनस 1 40, 3 10 माइनस 1 40, 1 70 आ जाएगा बेटा टोटल। 1,70,000 विल बी द टोटल ऑफ 4 टर्म्स। बात समझ आ रही क्या? देखो मैंने क्या किया, 2 40, 70, 3 10, 3 10 से 1 40 को हटा दिया, 1 70 बचा। 1 70 डिवाइडेड बाय 4, 1 70 डिवाइडेड बाय 4 बन जाता है 42,500। एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,500। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है 3, तो 42,500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 26, 1 27, 500 गुडविल आ गई। यानी अगर कोई टर्म नेगेटिव दी है तो ध्यान से देख के उसे माइनस कर दे। मगर यहां पर एक और पेच है, एक और लोचा है, एक और फंदा है, एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गुडविल कभी भी नेट प्रॉफिट्स को लेकर नहीं निकाली जाती, राइट? Goodwill is always based on the trading profits, normal trading profits। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को अपना नाम, अपना ब्रांड नेम, अपनी गुडविल बेचना चाहते हो तो इट शुड बी प्योरली द रिजल्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
नेट प्रॉफिट में तो आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11, नेट प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां अदर इनकम्स और अदर एक्सपेंसेस सब सब्ट्रैक्टेड हैं। यानी आपके नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी एडेड हैं। अब आप बोलोगे सर ये नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, तो ख्याल रखना, चाहे बात करें एक्सपेंसेस की, चाहे बात करें इनकम्स की, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, राइट। तो जब हम बात करते हैं हमारे एक्सपेंसेस की, या इसी तरह से जब हम बात करते हैं हमारे रेवेन्यूज की, तो हमारी इनको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, एक तो ऑपरेशनल, राइट, और एक नॉन ऑपरेशनल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो एक्सपेंसेस आपके डे टू डे हैं, कोर एक्टिविटी, सॉरी, डे टू डे हैं, आपकी कोर एक्टिविटी से कनेक्टेड है ना। कोर एक्टिविटी का मतलब मेन एक्टिविटी, इससे रिलेटेड है, तो उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑफ रिकरिंग नेचर विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू माय मेन बिजनेस एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जांपल wages, salary, carriage inward, carriage outward, stationery, legal expenses, office rent, electricity bill, telephone charges, bed dates, audit fees, बैंक चार्जेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर ये सारे लिखना हो तो फिर से रिवाइंड करके स्लो लिख लो, राइट, पॉज करते जाओ, लिख लो। नॉन ऑपरेशनल में क्या है? एनीथिंग विच इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, राइट, एनीथिंग विच इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, irregular, occasional, non-core activity, for example, loss on sale of fixed asset. You are a businessman, you are buying and selling goods and services. Sale of fixed asset is not your काम, not your routine work. कोई फिक्स्ड एसेट आप बेच के प्रॉफिट कमाते हो, वो कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल, नॉट प्रॉफिट, लॉस ऑन सेल, डोनेशंस गिवन, चैरिटी गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, ये सब के सब आपके जो बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस कहलाएंगे जो कोर एक्टिविटी से कनेक्शन नहीं रखते, तो इन्हें हम आइडेंटिफाई करें, और चूंकि ये हमारे प्रॉफिट से ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड होंगे तो इन्हें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? गिवन प्रॉफिट में अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया हुआ है तो कोई बात नहीं। देखो, अगर आपके गिवन नेट प्रॉफिट में कोई ऑपरेशनल एक्सपेंस माइनस है तो इट्स ओके, डोंट डू एनीथिंग बिकॉज ये अलाउड एक्सपेंसेस, दे आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर वो माइनस है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो माइनस नहीं किया हुआ है तो उसे माइनस कर लेना। सपोज मैं कहूँ कि मैं वेजेस लिखना भूल गया, तो वेजेस इज अ वेरी मच ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसे तुम सब्ट्रैक्ट कर लेना। लेकिन मैं कहूँ कि लॉस बाय फायर माइनस किया हुआ है तो तुम उसे वापस ऐड कर देना। कैंसलेशन इफेक्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस माइनस हो जाए। इसी तरह हमारे रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज, नंबर 1 ऑपरेशनल, नंबर 2 नॉन ऑपरेशनल। Non-operational revenues are those which are not regular in nature. Operational ones like sale of goods, revenue coming from sale of goods, sale of scrap, goods बेचा, scrap material बेचा, ये सब कहलाते हैं operational revenues. Trade commission received, मगर मेरा मेडिकल स्टोर है, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, वहाँ से मुझे डिविडेंड आता है,
क्या डिविडेंड रिसीव्ड मेरी डिविडेंड रिसीव्ड मेरी ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी क्या? सोच के देखो, मैं चला रहा हूँ मेडिकल स्टोर, मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी रिलायंस के, इन्फोसिस के, टाटा के, विप्रो के, उन शेयर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से मुझे डिविडेंड आया, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। लेकिन अगर वो मेरे प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस ऐड बैक कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देते हैं गिवन अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट में, तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट, नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो रिमेंबर, आपको दिया रहेगा एनपी, आप उस एनपी को काय में कन्वर्ट करोगे? काय में कन्वर्ट करोगे? नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में। तब तक एवरेज मत निकालना। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? You have to take sum of normal trading profits, not the profits which are already given as it is. Remember, this is the most important area. क्या करना है? गिवन प्रॉफिट्स को ध्यान से पढ़ना, क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट्स हैं? अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो दो टाइप के एडजस्टमेंट्स मिलेंगे आपको, नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेशनल इनकम्स। इन्हें कैंसिल आउट करना है। जो चीज पहले से एडेड है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना, और जो चीज पहले से सब्ट्रैक्टेड है उसे ऐड कर देना। मगर किसको? नॉन चूज करना, ऑपरेटिंग छोड़ देना। ऑपरेटिंग अलाउड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को लेके ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। नॉन ऑपरेटिंग अगर उसमें इंक्लूडेड है तो उसे हटा देना। हटाने के लिए उल्टा करना, जो घटा है उसे जोड़ दो, जो जोड़ा है उसे घटा दो। जब तुम्हारे ऑपरेशनल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आ जाएं तो उनका एवरेज निकालना। एवरेज निकल जाए तो उसे नंबर ऑफ परचेजियर्स जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा मल्टीप्लाई कर देना। बस यही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये ऑपरेशनल प्रॉफिट का कैलकुलेशन आने वाली सारी मेथड के लिए कॉमन है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लोगे तो आने वाली मेथड्स 5-5 मिनट में होती जाएंगी। मतलब हर मेथड में, आने वाली चारों मेथड में आपको नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कॉमन स्टेप है सारी मेथड्स का, इस पे ज़्यादा ध्यान दें, अच्छा काम करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन सेलेक्ट करें अपनी बुक में से और आज उन्हें सॉल्व करें। और अगले वीडियो में, जो कि गुडविल का लास्ट वीडियो होगा, बाकी की मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट टू वन एंड ऑल।